हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे एंड द चैप्टर नेम इज इंडियाज कल्चर रूट। हियर इज वन कोट टेकन फ्रॉम सुभाषिता एंड द कोट इज दैट विच कैन नॉट बी स्टोलन, दैट विच कैन नॉट बी कॉन्फिस्केटेड बाय रूलर्स, दैट विच इज नॉट अ बर्डन एज इट डज नॉट weigh anything, that which though it is used only grows every day, that is the greatest wealth of all, the wealth of true knowledge। यहाँ पे ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है? द वेल्थ ऑफ ट्रू नॉलेज। ट्रू नॉलेज को क्यों ग्रेटेस्ट वेल्थ बोला है? क्योंकि इस जो ट्रू नॉलेज है इससे इसको कोई चुरा नहीं सकता है हमसे। कोई कितना भी बड़ा ऑथोरिटी हो, कितना भी बड़ा रूलर्स हो, वो हमसे इसको नहीं छीन सकता, हम चीज नहीं कर सकता है। और इसका जो ट्रू नॉलेज का कोई बर्डन भी नहीं होता है, क्योंकि इसका कोई फिजिकल वेट ही नहीं होता है। और जितना हम नॉलेज का यूज करेंगे, जितना हम नॉलेज को लर्न करेंगे, ये डे बाय डे उतना ही बढ़ेगा, इसलिए इसको ग्रेटेस्ट वेल्थ बोलते हैं। ट्रू नॉलेज को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट वेल्थ बोलते हैं। तो ओवरऑल मतलब क्या है इसका? जो एजुकेशन है, जो विजडम है, जो हमारा नॉलेज है, वो बहुत ही वैल्यूबल है मनी से और मटेरियल पोजीशन से, क्योंकि वो एक दिन लॉस्ट हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। बट जो हमारा एजुकेशन है, विजडम है, उसको हमसे कोई चुरा नहीं सकता, इसलिए वो हमारा ग्रेटेस्ट वेल्थ है। एंड द फिगर हियर अड़िसी फ्रॉम हम्पी कर्नाटका, द बुद्धा जो कि भूटान से हैं, एंड द महावीरा फ्रॉम बिहार। इस चैप्टर यहाँ पे 3 क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर के लास्ट लास्ट तक हम इसको समझ लेंगे। व्हाट आर द वेदास, व्हाट इज देयर मैसेज? वेदास क्या होता है, उसका मैसेज क्या है? व्हाट न्यू स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज इन इंडिया इन द फर्स्ट मिलेनियम बीसीई? फर्स्ट मिलेनियम बीसीई में इंडिया में कौन कौन से न्यू स्कूल ऑफ थॉट्स इमर्ज हुए, उभरे? यहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट्स का मतलब क्या होता है? जो ग्रुप ऑफ थिंकर्स होते हैं, जो सीकर्स होते हैं, उसको स्कूल ऑफ थॉट्स बोलते हैं। और उसका कोर प्रिंसिपल क्या था? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशन टू इंडियाज कल्चर? और जो फोक है और जो ट्राइबल ट्रेडिशन है इंडिया का, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इंडियन कल्चर में? ट्राइबल ट्रेडिशन मतलब क्या होता है? जो हमारा ट्राइबल कम्युनिटी है, उनके कुछ कस्टम्स, रिचुअल्स और जो उसके सोशल प्रैक्टिस होता है, उसको हम लोग ट्राइबल ट्रेडिशन बोलते हैं। यहाँ पे 2 टर्म दिया है जिसका मतलब हम लोग समझेंगे। स्पिरिचुअल, कंसर्न विद द स्पिरिट और सोल, आत्मन इन संस्कृत एंड मेनी इंडियन लैंग्वेजेस। स्पिरिचुअल क्या होता है? जब हम स्पिरिट का बात करते हैं, सोल का बात करते हैं, जिसको संस्कृत में आत्मा बोलते हैं, तो उसी को हम लोग स्पिरिचुअल बोलते हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी इज द सर्च फॉर हायर और डीपर डायमेंशन बियॉन्ड द करेंट पर्सनैलिटी। जब हम किसी डिवाइन पावर के सर्च के बारे में निकलते, जो हमारा फिजिकल अपियरेंस है, मतलब जो हमारा बॉडी है, उससे भी जब हम आगे पता करते हैं अपने बारे में, सोल के बारे में पता करते हैं, जब हम हायर और डीपर डायमेंशन में जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। उसके सर्च में जब हम जाते हैं हायर और डीपर डायमेंशन में, अपने करंट पर्सनैलिटी से भी ऊपर, उसको हम लोग स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। सीकर्स कौन होते हैं? जो ट्रूथ के, इस वर्ल्ड का जो ट्रूथ है उसके सर्च में जाते हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं, उसको हम लोग सीकर बोलते हैं। ये सीकर कौन लोग हो सकते हैं? सेज हो सकते हैं, सेंट, योगी और फिलोसफर, यही लोग तो सीकर होते हैं ना। इंडियन कल्चर बाय एनी एस्टिमेट इज सेवरल मिलेनियम ओल्ड। जो हमारा इंडियन कल्चर है वो बहुत मिलेनियम पुराना, मतलब यहाँ पे 1000 of year का बात हो रहा है, यहाँ पे सेंचुरी में बात नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा इंडियन कल्चर है वो बहुत हजारों साल पुराना है। लाइक एनी एंशियंट ट्री, इट हैज़ मेनी रूट्स एंड ब्रांचेस। आपने कभी बहुत पुराना सा कोई प्राचीन बहुत ट्री देखा है जिसका क्या होता है? बहुत सारा रूट्स होता है और उसका एक ट्रंक होता है, कॉमन ट्रंक, और उससे बहुत सारे ब्रांचेस निकले होते हैं, ठीक है। तो वैसे एंशियंट ट्री में जैसे बहुत सारे रूट्स और ब्रांचेस होते हैं, और जो रूट्स होता है वो क्या करता है? नर्चर करता है। जो ट्रंक होता है, उसका एक कॉमन ट्रंक होता है, उसको क्या करता है? पालन पोषण करता है, रूट्स ही करता है। And from the trunk emerges many branches which are different manifestation of Indian culture yet united by a common trunk। जैसे ट्रंक से बहुत सारे ब्रांचेस निकले होते हैं बाहर, वही ब्रांचेस क्या है? डिफरेंट मैनिफेस्टेशन है इंडियन कल्चर का। डिफरेंट मैनिफेस्टेशन मतलब क्या? रीजनल डाइवर्सिटी दिखा रहा है। इंडियन कल्चर में बहुत सारे डिफरेंट डाइवर्सिटी है, बट फिर भी जो इंडियन पीपल है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक जैसे कि कॉमन ट्रंक होता है और उससे बहुत सारे ब्रांचेस निकले होते हैं, वैसे ही सेम इंडियन कल्चर है। डिफरेंट मैनिफेस्टेशन होने के बाद भी वो यूनाइटेड है एक कॉमन ट्रंक से, एंड वी कैन कॉल इट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और इसका ब्रांचेस क्या क्या हो सकता है? आर्ट, लिटरेचर, साइंस, मेडिसिन, रिलीजन, द आर्ट ऑफ गवर्नेंस, मार्शियल आर्ट्स एंड सो ऑन।
There are is also a school of thoughts by which we mean group of thinkers or spiritual seekers who share similar ideas about human life and the world etc. या स्कूल ऑफ थॉट्स क्या होता है? स्कूल ऑफ थॉट्स मतलब ग्रुप ऑफ थिंकर्स और स्पिरिचुअल सीकर्स। अब ये स्पिरिचुअल सीकर्स कौन होते हैं, ग्रुप ऑफ थिंकर्स कौन होते हैं? वैसे लोग जो कि ह्यूमन लाइफ और वर्ल्ड के बारे एक सिमिलर आइडिया रखते हों कि हमें ह्यूमन लाइफ क्यों है, हमको लाइफ क्यों मिला है, तो इस सब के बारे में जो सिमिलर आइडिया रखते हैं उसको हम लोग स्पिरिचुअल सीकर्स बोलते हैं। Many archaeologists and scholars have pointed out that some of India's cultural roots go all the way to the Indus or Harappan Sindhu Saraswati civilization। बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिस्ट और स्कॉलर्स है, ऐसा उनका मानना है, ऐसा वो बताते हैं कि जो इंडिया का कल्चरल रूट्स है वो कहाँ तक फैला हुआ था, इंडस सिविलाइजेशन तक। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ना नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जो है जहाँ पे इंडस रिवर फ्लो करता है, वहीं पे इंडस सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़े थे, जो कि इंडिया का एंशिएंट सिविलाइजेशन है। लेटर ऑन ओवर टाइम हंड्रेड ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स इमर्जन इन इंडिया। जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे बहुत सारे जो है स्कूल ऑफ थॉट्स इमर्ज हुए, उभरे इंडिया में टाइम के साथ साथ। वी विल सी हेयर अ फ्यू अर्ली यूनिक पर्सनैलिटी स्कूल्स विच हैव शिफ्ट इंडिया इनटू अर्ली कंट्री विथ अ यूनिक पर्सनैलिटी। हम लोग कुछ पहले के जो स्कूल ऑफ थिंकर्स के बारे में देखेंगे जो कि इंडिया को एक कंट्री के रूप में शेप किया एक यूनिक पर्सनैलिटी के साथ। बाय अंडरस्टैंडिंग देम एंड देयर रूट्स वी कैन अंडरस्टैंड इंडिया दैट इज भारत बेटर। उन लोग को जैसे उन स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में जैसे जैसे हम समझेंगे उसके रूट्स के बारे में, तो हम लोग इंडिया को बेटर समझ पाएंगे। द वेदास एंड वैदिक कल्चर। व्हाट आर वेदास? वेदास क्या है? द वर्ड वेदा कम्स फ्रॉम संस्कृत विद विच मीन्स नॉलेज हेंस विद्या। फॉर इंस्टेंस ये जो वर्ड वेदा है ये संस्कृत वर्ड विद से आया जिसका क्या मतलब होता है? नॉलेज, विद्या। वी ब्रीफली मेंशन द ऋग वेदा इन अर्लियर चैप्टर। पहले वाले चैप्टर में हम लोग ऋग वेदा के बारे में काफ़ी मेंशन किया है, बहुत बार नाम सुन ही चुके होंगे आप लोग ऋग वेदा के बारे में। लेकिन 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। They are the most ancient texts of India and indeed among the most ancient in the world। ये चारों जो वेद है वो इंडिया का तो मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट है, इंडिया का सबसे प्राचीन बुक है, लेकिन जो वर्ल्ड के जो सबसे प्राचीन बुक्स में से भी ये बुक्स आते हैं। The Vedas consist of thousands of hymns, the prayers in the form of poems and songs that we recited orally not written। और इन वेदास में थाउजेंड ऑफ हाइम्स है। हाइम्स मतलब क्या होता है? ऐसा प्रेयर जो कि पोएम और सॉन्ग्स के फॉर्म में जिसको हम लोग गाते हैं, ओरली गाते हैं, वो रिटन फॉर्म में नहीं होता है। दोज हाइम्स वेर कंपोज इन द सब सिंधवा रीजन। और ये जो हाइम्स है कहाँ बनाया गया? सब सिंधवा रीजन, जो इंडस सिविलाइजेशन वाला जो रीजन था उसको हम लोग सब सिंधवा रीजन बोलते हैं, तो वहीं पे ये बनाया गया। इट इज डिफिकल्ट टू से वेन द एग्जैक्टली द ऋग वेदा द मोस्ट एंशिएंट ऑफ द 4 वेर कंपोज्ड। और ये बहुत डिफिकल्ट है जो ऋग वेदा है ये बताना कि ये एग्जैक्टली कब इसको बनाया गया था, कंपोज कब किया गया था। एक्सपर्ट्स हैव प्रपोज डेट रैंकिंग फ्रॉम द 5th to 2nd मिलेनियम BC। बट एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 5th से 2nd मिलेनियम BC के बीच में ये कहीं बना था। 5th मतलब 5000 BC से लेके 1001 BC के बीच में ये कभी बनाया गया था। सो फॉर एनीथिंग बिटवीन 100 to 200 generation these texts have been committed to memory through rigorous training and passed on orally with hardly any alteration। ये कम से कम 100 to 200 जनरेशन तक ये जो वेदास थे ये ओरली पास किया गया बिना किसी हार्डली कोई अल्ट्रेशन होता होगा। इसके लिए हार्ड ट्रेनिंग और हार्ड ट्रेनिंग से वो हार्ड ट्रेनिंग करते थे, उसको याद करके ये लोग ओरली पास करते थे। यहाँ पे 1 जनरेशन में कितना ईयर का गैप होता है? 20 to 25 ईयर्स। तो उसी कंडीशन में आप लोग देख सकते हो कि 100 to 200 जनरेशन तक ये लोग ओरली पास किया गया। डोंट मिस आउट this meticulous transmission over thousands of years explain why in 2008 UNESCO recognized Vedic chanting as a masterpiece of oral and intangible heritage of humanity। अब 2008 में जो है यूनेस्को ने इस हम लोगों ने देखा कि कैसे थाउजेंड ऑफ ईयर्स हजारों सालों तक हम लोगों ने इन वेदास को ओरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर किया है। इसी वजह से 2008 में यूनेस्को ने इस वैदिक चैंटिंग को, ये जो मंत्र थे, इसको मास्टरपीस रिकॉग्नाइज
किया, मास्टरपीस ऑफ ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ये एक इंटेंजिबल हेरिटेज है ह्यूमैनिटी का, इंटेंजिबल में जिसको टच नहीं कर सकते, क्योंकि ये ओरली ट्रांसफर किया जा रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। नाउ यूनेस्को क्या है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्या प्रमोट करता है, लोगों और नेशन के बीच में जो कनेक्शन है, जो कन्वर्सेशन है, उसको प्रमोट करता है थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। The Vedic hymns were composed by rishis, male seers or sages, and risikas, female ones, in an early form of the Sanskrit language. अब जो ये वेदिक हाइम्स है वो कौन बनाते थे, कौन कंपोज करता था, लिखते थे ऋषिज, जो कि मेल सीर्स है, ऋषिकास जो कि फीमेल वन को ऋषिकास बोलते हैं। और किस फॉर्म में वो कंपोज करते थे? जो उस टाइम के संस्कृत लैंग्वेज थे, जो अर्ली फॉर्म थे संस्कृत लैंग्वेज में, उस फॉर्म में ये लोग कंपोज करते थे। They were addressed in poetical form to many deities, god or goddess such as Indra, Agni, Varun, Mitra, सरस्वती, उषा एंड मेनी मोर। और ये लोग जो हाइम्स कंपोज करते थे, किसके लिए कंपोज करते थे? जो बहुत सारे डिटीज थे, जो गॉड और गॉडेस थे, जैसे इंद्रा, अग्नि, वरुण, इन सबको एड्रेस करने के लिए ये लोग ये पोएटिकल फॉर्म में हाइम्स को कंपोज करते थे, बनाते थे। Together with the seeds, these deities sustained rhythm और truth and order in human life and cosmos। ऐसा कहा जाता है कि ये जो सीड्स, ये जो मेल सीड्स थे और जो ऋषिकास थे, ये इन डिटीज, गॉड और गॉडेस के साथ मिलके एक ट्रूथ को मेंटेन करते थे। ट्रूथ को क्या करते थे? मेंटेन करते थे और उसको सस्टेन करते थे, और ह्यूमन लाइफ के ऑर्डर को मेंटेन करते थे, और जो कॉस्मोस थे उस ऑर्डर को ये लोग मेंटेन करते थे। The early rishis and rishikas saw those gods and goddess as one, not separate being, as one famous hymn puts it। और जो पहले के ऋषि और ऋषिकास थे वो जो गॉड गॉडेस को एक ही कंसीडर करते थे, उन लोगों को गॉड और गॉडेस को अलग अलग कंसीडर नहीं करते थे। एक यहाँ पे हाइम है, इकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, इसका मतलब द एग्जिस्टेंस दैट इज द सुप्रीम रियलिटी इज वन बट सीजेस गिव इट मेनी नेम्स। जो सुप्रीम रियलिटी, जो सुप्रीम एक जो गॉड है वो एक ही है, बट उन्होंने नाम डिफरेंट दे रखा है। जो सुप्रीम पावर है वो एक है, बट इन लोगों ने नाम डिफरेंट दे रखा था। In this worldview, some values were especially important, beginning with the truth, which was often another name for God। इस वर्ल्ड व्यू क्या होता है? एक सर्टेन व्यू और एक अंडरस्टैंडिंग इस दुनिया के बारे में, इस वर्ल्ड के बारे में, इसके ओरिजिन के बारे में, और ये दुनिया जो है, ये वर्ल्ड कैसे काम करता है, इसके बारे में एक अपना जो ओवरव्यू होता है, एक उसको हम लोग वर्ल्ड व्यू बोलते हैं। और इस वर्ल्ड व्यू में कुछ वैल्यूज है जो कि इम्पोर्टेंट है, कि ट्रुथ का शुरुआत कैसे हुआ, इसका जो सच्चाई है उसका स्टार्ट कैसे हुआ, और जो ट्रुथ है वो गॉड का एक तरह से अनदर नेम जो है गॉड का, वो ट्रुथ है। बोलते हैं ना सच्चाई की खोज में, भगवान की खोज में, तो वो ये गॉड का दूसरा नाम ट्रुथ है। द लास्ट मंत्राज वर्सेस ऑफ ऋग वेदा ऑल्सो कॉल फॉर यूनिटी अमंग द पीपल। अब जो लास्ट मंत्र है, जो लास्ट वर्स दिया गया है ऋग वेदा में, वो एक तरह से क्यों गाया जाता है? ताकि जो लोगों के बीच में यूनिटी आ सके, एकता आ सके। हम लोग एक एक लाइन को डिकोड करेंगे यहाँ पे। कम टुगेदर स्पीक टुगेदर, इसका मतलब क्या कर रहा है? ये इंकरेज कर रहा है लोगों को कि आप एक साथ आइए और आप कम्युनिकेट करिए, एक दूसरे से बात करिए ओपनली। कॉमन बी योर माइंड, मे योर थॉट एग्री। अब ये क्या सजेस्ट कर रहा है? कि लोगों को एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आपस में मिला जुला एक समझ होना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे के थॉट्स को, जो उनका सोच होगा, उन पे एक दूसरे को एग्री कर सके। यूनाइटेड बी योर पर्पस, यूनाइटेड योर हार्ट, इसका क्या मतलब है? ये इम्फेसाइज कर रहा है एक शेयर्ड और इमोशनल कनेक्शन को। मे योर थॉट बी यूनाइटेड सो ऑल मे एग्री। अब बोल रहा है आपका जो थॉट है वो मिला जुला होना, यूनाइटेड होना चाहिए, ताकि सारे लोग एक दूसरे से एग्री कर सकें, जो फाइनल आइडिया हो उसमें यूनिटी हो सके, जो कि पीस को लीड कर सके। इस कोड का ओवरऑल मीनिंग क्या है? ये कॉपरेशन को सपोर्ट करता है इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और ये एक शेयर्ड गोल बोलता है कि लोगों का एक शेयर गोल होना चाहिए, ना कि एक डिवीजन होना चाहिए लोगों के बीच। Vedic society. Early Vedic society was organized in different janas and और क्लेन्स, दैट इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। जो अर्ली वैदिक सोसाइटी है वो बहुत सारे जना में डिफ्रेंशिएट थे, बहुत सारे जना और क्लेन्स थे अर्ली वैदिक सोसाइटी में। अब जना क्या होता है और क्लेन्स क्या होता है? एक लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग जनाज और क्लेन्स बोलते हैं। द ऋग्वेदा अलोन लिस्ट ओवर 30 सच जनाज, फॉर इंस्टेंस द भारतास, द पुरुष, द कुरुस, द यदुस, द दुर्वशास, इटीसी। और ऋग्वेद में, अकेले ऋग्वेद में
30 ऐसे जनाज का मेंशन किया गया है, जैसे भारताज हो गए, पुरुष, कुरुज, यदुज और तुर्वसाज। ईच क्लेंस वॉज एसोसिएटेड विद अ पार्टिकुलर रीजन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब जो ये हर एक क्लैंस है, जो ये ग्रुप ऑफ, जो लार्वा ग्रुप ऑफ पीपल है, ये किसी एक पार्टिकुलर जगह पे, रीजन में रहते थे। कहाँ पे? जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, वहां पे ये लोग रहते थे। एक पर्टिकुलर रीजन से हर एक जना जो है एसोसिएटेड थे। नॉट मच इज नॉन ऑफ हाउ दिस जनास गवर्न देयर सोसाइटी। अब ज़्यादा तो पता नहीं है कि ये जो जनास थे, ये जो लारा ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोग थे, वो अपने सोसाइटी को कैसे गवर्न करते थे उसके बारे में ज़्यादा नहीं दिया गया है। बट द वेदास ओनली गिव अस फ्यू क्लूज थ्रू द वर्ड्स लाइक राजास, अ किंग और रूलर, सभा एंड समिति, बोथ ऑफ विच रिफर टू अ कलेक्टिव गैदरिंग और असेंबली। लेकिन वेदास में कुछ कुछ वर्ड मेंशन है, जैसे कि राजा का मतलब क्या होता है? किंग और रूलर। इस टाइम पता चलता था कि उस टाइम पे किंग और रूलर हुआ करते थे। सभा और समिति, जैसे अभी लोकसभा और राज्यसभा होता था, तो उस टाइम पे सभा और समिति होते थे, जिसका मतलब क्या होता है? कॉलेक्टिव गैदरिंग और असेंबली को हम लोग सभा और समिति बोलते हैं। Many professions are mentioned in the Vedic text, such as agriculturist, weaver, potter, builder, कारपेंटर, हीलर, डांसर, बार्बर, priest etc. और बहुत सारे प्रोफेशन उस टाइम पे भी थे, और वो सब जो है वैदिक टेक्स्ट में मेंशन किया गया। एग्रीकल्चर जो करते थे उसको एग्रीकल्चरिस्ट बोलते हैं, तो ये सब बिल्डर, प्रीस्ट, बार्बर से तो पता ही है। हीलर, हीलर मीन्स क्या होता था उस टाइम का? मतलब जो कोई ऐसा पर्सन जो कि ट्रेडिशनली प्रैक्टिस करके किसी भी, अगर किसी व्यक्ति को डिजीज है, कोई तरह का रोग है, कोई तरह का बीमारी है, तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से उसको वो ठीक कर दें। लेट्स एक्सप्लोर। डू यू नो द टर्म फॉर सोसाइटी वेयर पीपल सेलेक्ट देयर लीडर्स? क्या आप उसको, उस सोसाइटी का नाम बता सकते हैं जहाँ पे लोग अपने लीडर को खुद सेलेक्ट करते हैं? ऑब्वियसली डेमोक्रेसी, क्योंकि हम इंडियंस जो है वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जहाँ पे हम टाइम टू टाइम अपने लीडर को सेलेक्ट करते हैं। हाउ डू यू थिंक पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम अ सच सिचुएशन? आपको क्या लगता है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ जो सोसाइटी के लोग हैं अपने लीडर को चूज करते हैं, वैसे सोसाइटी में रहने में लोगों को क्या बेनिफिट होगा? तो इसमें ये बेनिफिट है कि लीडर जो है सिटीजन के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, क्योंकि लीडर को फिर भी, क्योंकि रीइलेक्ट भी तो होना है ना, और फिर वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट कुड हैपन इफ दे लिव अंडर लीडर्स दैट दे डिड नॉट चूज? अब ऐसा सिचुएशन आप सोचिए जहां पे हम लोग रह रहे हैं, जो पीपल है वो रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस लीडर को चूज नहीं किया है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो सिटीजन्स होगा उनको ये फील होगा कि मेरे पास कोई पावर ही नहीं है लीडर सेलेक्ट करने के लिए, हम लोग को इग्नोर किया जा रहा है। और उस सिचुएशन में जो है लीडर्स जो है सिटीजन का रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और जिससे क्या होगा? डिससेटिस्फैक्शन होगा लोगों के बीच में, और ट्रस्ट नहीं होगा गवर्नमेंट के ऊपर। Now, Vedic school of thought. Vedic culture also developed many rituals. Yajnas, often read as yagya, directed towards various deities, god or goddess, for individual or collective benefit and well-being. वैदिक कल्चर में बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, जैसे यज्ञनाथ, जिसको यज्ञ भी पढ़ते हैं। और ये यज्ञनाथ क्यों होते हैं? बहुत सारे डिटीज के लिए किए जाते हैं, जैसे गॉड और गॉडेस के लिए। और ये यज्ञनाथ करते हैं ताकि लोग इंडिविजुअल वेलबींग हो सके, या फिर कलेक्टिव वे में भी करते हैं, कलेक्टिव बेनिफिट के लिए। Daily rituals were generally in the form of prayers and offering to Agni, the deity associated with fire, but those rituals become more and more complex in the course of time. अब डेली रिचुअल्स में क्या क्या होता है? प्रेयर करते हैं वो लोग, और ऑफरिंग टू अग्नि मतलब हवन करते हैं। और हवन किसके लिए किया जाता है? एक ऐसे गॉड जो कि फायर से एसोसिएटेड है। और ये रिचुअल जो है टाइम टू टाइम जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होते गया। A group of texts known as Upanishad built upon Vedic concept and introduced new ones such as rebirth, taking birth again and again, and karma, our action or their results. उसके बाद एक टेक्स्ट आया जिसको हम लोग उपनिषद बोलते हैं, और उपनिषद जो लिखा गया वो वैदिक कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड था, बट ये न्यू कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। जैसे कि हम लोग रीबर्थ, क्यों लोगों का रीबर्थ होता है, मतलब जब इंसान मर जाता है उसके बाद उसका फिर से बर्थ होता है। और फिर कर्मा क्या होता है? जो हम कर्म करते हैं, जो हम एक्शन करते हैं, फिर उसका कुछ रिजल्ट होता है, उसको कर्मा बोलते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट उपनिषद में दिए गए हैं। According to one school of thought, generally known as Vedanta, everything, human life, nature, and the universe is one divine essence called Brahma. अब जो एक ग्रुप ऑफ थिंकर्स थे, उसके अकॉर्डिंग एक ग्रुप ऑफ थिंकर जिसको वेदांता बोलते हैं, उसमें ये बोला गया कि ह्यूमन लाइफ, नेचर, यूनिवर्स, जो सब कुछ है एक डिवाइन एसेंस है, जिसको हम लोग ब्रह्म बोलते हैं। यहाँ पे ब्रह्म का मतलब कोई यहाँ गॉड ब्रह्म से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे एक डिवाइन एसेंस है जिसको ब्रह्म बोलते हैं।
टू वेल नोन मंत्रास एक्सप्रेस दिस इन अ सिंपल बट प्रोफाइंड वे। यहाँ पे एक मंत्र देखेंगे हम लोग, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि, मतलब आई एम ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म हूँ और तुम भी वही ब्रह्म हो, कि मैं भी वही डिवाइन एसेंस हूँ और तुम भी उसी डिवाइन एसेंस से बने हुए हो। The Upanishad also introduced the concept of Atma or self, the divine essence that reside in every being but is ultimately one with Brahma। और उपनिषद जो है एक नया कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग आत्मा बोलते हैं, सेल्फ बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या हम लोग जो जितने भी बीइंग है उस सब के अंदर क्या आत्मा का वास है, जो कि अल्टीमेटली क्या है, ब्रह्म है। वो आत्मा ही क्या है, ब्रह्म है। इट फॉलोज दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। और इसका क्या मतलब है, जितनी भी चीज वर्ल्ड में है सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और कहीं ना कहीं एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। दिस एक्सप्लेन्स अ कॉमन प्रेयर दैट बिगिंस विथ सर्वे भवंतु सुखिना और मे ऑल क्रिएचर बी हैप्पी एंड गोज ऑन विश दैम ऑल टू बी फ्री फ्रॉम डिजीज एंड सॉरो। एक कॉमन प्रेयर है जो सब सुना होगा, जो सुने होंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो से स्टार्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि सारे क्रिएचर जितने भी अर्थ पे सब खुश रहें, और ऐसा विश किया जाता है उस प्रेयर के थ्रू कि सब जितने भी डिजीज है, दुख है, सबसे वो फ्री रहें और एक हैप्पी लाइफ लीड करें। Many stories from Upanishad tell us the importance of asking question, whether these questions come from men, women और children। बहुत सारे उपनिषद में ऐसे स्टोरीज है जो कि हम लोग पढ़ेंगे, 3 स्टोरीज बुक में दिया गया है जो कि हम लोग को क्वेश्चन पूछने के इम्पोर्टेंस को बताता है। और ये क्वेश्चन मेन से भी की तरफ से आ सकता है, वुमेन, बच्चे, कोई भी पूछ सकते हैं। तो इसके इम्पोर्टेंस को देखेंगे। यहाँ पे एक स्टोरी है, सिवित केतु एंड द सीड ऑफ रियलिटी। ये कहाँ से लिया गया है, छंदोग्य उपनिषद से। ऋषि उद्दलका अरुणि सेंड हिज सन Sevaketu to a Gurukul to learn the Vedas. When the Sevaketu returned 12 years later, his father realized he had become very प्राउड ऑफ हिज लर्निंग। यहाँ पे एक ऋषि है उदकलका अरुणि, जिन्होंने अपने बेटे सेवतकेतु को कहाँ भेजा, गुरुकुल में भेजा, ताकि वो वेद को सीख सके। और जब सेवतकेतु 12 साल बाद अपने गुरुकुल से आए तो उनके फादर को ऐसा लगा कि सेवतकेतु को बहुत प्राउड हो गया है उनके लर्निंग पे, जो वो सीख के आए गुरुकुल से। इसी वजह से उदकला सोचते हैं कि उनको टेस्ट किया जाए, और इसी वजह से वो जो है पूछते हैं सेवतकेतु से कि ब्रह्म का नेचर क्या है, जिसका सेवतकेतु आंसर नहीं कर पाते हैं। Udakala proceed to explain how Brahma, though invisible, is everywhere, just as the seed of banyan fruit seems empty when you open it, but already contains the future of banyan tree। और यहाँ पे उदकला उनको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ब्रह्म जो है वो हम लोग को दिखाई नहीं देता, इनविजिबल है, बट वो सब जगह है। जैसे कि बनियान फ्रूट जो होता है उसके सीड को जब हम देखते हैं तो वो खाली लगता है, बट जैसे ही हम उस बनियान फ्रूट के सीड को खोलते हैं तो उसमें बहुत सारा सीड देखेंगे जो कि फ्यूचर है दूसरे नेक्स्ट बनियान ट्री का। और जस्ट एज ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट पोर्ट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द सेम क्ले। और सेकेंड एग्जाम्पल दिया कि जैसे कि एक ही मिट्टी है, इससे एक क्ले है, उससे हम लोग डिफरेंट काइंड का पॉट्स बना सकते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस हैज इमर्ज फ्रॉम सेम एसेंस ब्रह्म। उसी तरह से जितने भी चीजें, डिफरेंट चीज हम वर्ल्ड में देखते हैं, सब कहाँ से आया है, ब्रह्म से आया है। He concluded his teaching with these words, everything consists of this subtitle essence, you are that Sevaketu। और वो अपने टीचिंग में बताते हैं कि जितने भी चीज बने हुए हैं सब जो है ब्रह्म से ही बना हुआ है, और तुम भी उसी ब्रह्म से बने हुए हो। अब यहाँ पे एक नचिकेता का स्टोरी दिया गया है। Once a man was giving away all his possession in a ritual. As his son Nachiketa kept asking him which god he would be offered to father, and the father became angry and answered, I give you to Yama, that is the god of death। एक बार एक आदमी जो है अपना जितना भी वेल्थ था, जितना भी वो पोजीशन था जो वो रखता था, वो सारे रिचुअल्स में दान कर रहा था। तो नचिकेता जो उसका बेटा था, तो उसने पूछा उनसे कि आप मुझे किस भगवान को दान में दोगे। तो उनके पिता को गुस्सा आ गया, ऑब्वियसली वो बिजी होंगे तो उनको गुस्सा आ गया, और वो गुस्से में उन्होंने बोल दिया कि मैं तुम्हें यम को दूंगा। और यम कौन है, जो मृत्यु के देवता है, द गॉड ऑफ डेथ। Nachiketa then proceeded to Yama's world, and after a long wait met the mighty god। One question was on his mind,
वॉट हैपन्स आफ्टर द डेथ ऑफ द बॉडी। अब नचिकेता जो है यम की वर्ल्ड है, मतलब यमलोक में चले गए और बहुत वेट करने के बाद वो यम देवता से मिले, और फिर उनके मन में एक क्वेश्चन था कि डेथ के बाद बॉडी का क्या होता है। तो पहले तो यम ट्राई करते हैं कि उनको अवॉइड करें, उनका आंसर नहीं करे, बट जो नचिकेता थे वो अपने जिद पे अड़ गए थे। तो यम जो है खुश हो गया, उसके बाद उनको एक्सप्लेन करते हैं यमा एक्सप्लेन दैट द आत्मा और सेल्फ इज हिडन विद इन द ऑल क्रिएचर, इट इज नीदर बोर्न नॉर इट डज इट डाई, इट इज इमॉर्टल। फिर वो एक्सप्लेन करते जो आत्मा है वो सभी क्रिएचर के अंदर रहता है, और वो मृत्यु के बाद भी वो न जन्म लेता है और न मरता है, इसलिए आत्मा को इमॉर्टल बोला गया, क्योंकि वो न मरता है और न जन्म लेता है फिर से। हैविंग एक्वायर्ड दिस प्रोफाइंड नॉलेज नचिकेता रिटर्न टू हिज फादर हु वेलकम्ड हिम जॉयफुली। और फिर नचिकेता को नॉलेज हो जाता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है ये सब। उसके बाद इस नॉलेज के बाद नचिकेता अपने फादर के पास रिटर्न हो जाते हैं, तब उनके फादर उनको जॉयफुली वेलकम करते हैं। तो ये एक सेकेंड स्टोरी है। नाउ कम टू द थर्ड स्टोरी, द डिबेट ऑफ गार्गी एंड यज्ञवल्क्य। बृहद्रयनेका उपनिषद से लिया गया है। वंस द वॉइस किंग जनका अनाउंस अ प्राइज फॉर द विनर ऑफ अ फिलोसफिकल डिबेट। एक बार जो एक विद्वान राजा जो जनक थे उन्होंने अनाउंस किया प्राइज कि जो भी इस फिलोसफिकल डिबेट को जीतेगा विनर को प्राइज दिया जाएगा। यज्ञवल्क्य अ रिनाउंड ऋषि केम टू द किंग्स कोर्ट एंड डिफीटेड मेनी scholars until Gargi Adisika asked him a series of questions on the nature of the world, finally on that nature of Brahma। तो यज्ञवल्क्य आते हैं और वो वो जो राजा के कोर्ट था उसमें जितने भी स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, सबको पराजित करते जब तक गार्गी जो एक ऋषिका है वहां नहीं आती है। और जैसे ही गार्गी आती है उन्होंने यज्ञवल्क्य से एक मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन सीरीज लगा दिए क्वेश्चन के। उन्होंने पूछा कि ये जो वर्ल्ड है उसका नेचर क्या है और ब्रह्म का नेचर क्या है। एट दैट पॉइंट यज्ञवल्क्य आस्क्ड हर टू स्टॉप आस्किंग फर्दर क्वेश्चन। फिर यज्ञवल्क्य उनका बोलते कि आप मतलब अब क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन मत पूछो, और फिर बाद में वो एक्सप्लेन करते हैं गार्गी को। Later, however, Gargi resumed her question and Yajnavalkya went to explain how Brahm is what makes the world, the season, the river and everything is possible। और उसके बाद यज्ञवल्क्य जो है गार्गी को एक्सप्लेन करते हैं कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म एक्सप्लेन करते हैं जितना भी वर्ल्ड में जो भी चीज बना हुआ है, वो सीजन हो रिवर हो, सब किस चीज से बना है, ब्रह्म से बना हुआ है। Early in the first millennium BC, several more school of thoughts grew out of the Vedas। जो अर्ली फर्स्ट मिलेनियम बीसी का था उसमें और सारे जो है ग्रुप ऑफ थिंकर्स हुए जो कि वेदा से ही ग्रू आउट हुए थे, वेदा से ही निकले थे। One of them was yoga, which developed method indeed to achieve the realization of Brahma in one consciousness। उसमें से एक वेदा था जो कि एक मेथड बताता है कि कैसे उस एक मेथड डेवलप किया जिससे हम ब्रह्म को रियलाइज कर सके, ब्रह्म को अचीव कर सके इन वंस कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है, मतलब खुद के बारे में पता करना, हमारा जो हमारे बॉडी के अंदर जो सोल है उसके बारे में पता करना। टुगेदर दीज स्कूल ऑफ थॉट बिकेम द फाउंडेशन फॉर व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे। और ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, ग्रुप ऑफ थिंकर्स थे जो वेद देखा, जो वेदांता और ये जो योग था, यही सब जो नींव बने हिंदुइज्म का, जो आज हिंदुइज्म है उसी का ये फाउंडेशन बना। Buddhism. Other school of thought also emerged which did not accept the authority of Vedas and developed their own system. One of them is Buddhism। और सारे भी ग्रुप ऑफ थिंकर्स इमर्ज हुए, उभरे, जो कि ये वेद की अथॉरिटी को, वेद को नहीं मानते थे और उन्होंने खुद का एक सिस्टम डेवलप किया। उसमें से एक बुद्धिज्म था। About 2.5 millennium ago, a young prince named Siddhartha Gautam was born in Lumbini today in Nepal। 2.5 मिलेनियम पहले जो है एक यंग प्रिंस थे जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, जो कि अभी के नेपाल में है। Depending on the source they use, scholars have come up with widely different conclusions as regarded the precise year of birth। In the chapter 4, we choose 560 BC as an approximate year। In any case, it makes no difference in our story here। जो स्कॉलर्स थे उन्होंने बहुत सारे सोर्स का यूज़ किया जिसपे वो डिपेंड करते थे, उनसे वो बहुत सारे डिफरेंट कंक्लूजन पे आए कि सिद्धार्थ का जो प्रिसाइज ईयर जन्म का कब है। बट हम लोग ने एक चूज़ किया है 560 BC। तो इस ईयर से तो इस स्टोरी में कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो स्टोरी है, एज द स्टोरी गोज, देन सिद्धार्थ गौतम ग्रू अप लिविंग अ प्रोटेक्टेड लाइफ इन द पैलेस। ये जो प्रिंस है सिद्धार्थ गौतम, वो एक महल में अपना लाइफ जो है जीते हैं और एक वो बहुत सारे प्रोटेक्शन के साथ एक प्रोटेक्टेड लाइफ वो बिताते हैं। One day at the age of 29, he asked to be driven through the city in a chariot, and for the first time in his life he came across an old man, a sick man and a dead body। जब वो
29 ईयर्स के थे, तो एक दिन उन्होंने अपने सारथी को बोला कि आप जो है रथ को सिटी की तरफ से ले जाओ। और वो फर्स्ट टाइम के लिए उन्होंने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी ओल्ड मैन को देखा, एक सिक पर्सन, एक बीमार आदमी को और एक डेड बॉडी को देखा। ही ऑल्सो सॉ एन एसेटिक हु अपियर टू बी हैप्पी एंड एट अ पीस। और उन्होंने एक एसेटिक को भी देखा, एक तपस्वी को देखा जो कि खुश दिख रहा था और बहुत शांत दिख रहा था। एसेटिक कौन होते हैं? जो कि जिनको हायर कॉन्शियसनेस अटेन करना होता है, जिनको जानना होता है अपने बारे में, अपने सोल के बारे में, और जो कि एक हार्ड डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। उन्होंने देखा कि ये बहुत खुश और शांत थे। फॉलोइंग दिस एक्सपीरियंस, सिद्धार्थ डिसाइडेड टू गिव अप हिज लाइफ, पैलेस लाइफ, लिविंग बिहाइंड हिज वाइफ एंड सन। और ये जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम, तो सिद्धार्थ ने डिसाइड किया कि वो अपने महल वाले लाइफ को छोड़ देंगे, और उन्होंने साथ में अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को भी पीछे छोड़ दिया। Traveling on foot as an ascetic, meeting other ascetic and scholar, he searched for the root cause of suffering in human life. और वो एक तपस्वी की तरह ही पैदल यात्रा करने लगे, और उन्होंने बहुत सारे एस्थेटिक और तपस्वी और विद्वानों से मिले, और फिर उन्होंने सर्च किया कि रूट कॉज क्या है जिसे ये ह्यूमन लाइफ में जो लोग हैं इतना सफ़र करते हैं। आफ्टर मेडिएटिंग फॉर मेनी डेज अंडर अ पीपल ट्री एट बोधगया टुडे इन बिहार, ही अटेंड इनलाइटेड। बहुत दिनों तक उन्होंने पीपल ट्री के अंदर, जो कि बोध गया है, उन्होंने मेडिटेट किया और फिर उनको लास्टली एनलाइटमेंट प्राप्त हो गया। ही रियलाइज दैट अविद्या, इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट आर द मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन सफरिंग एंड कंसीव्ड अ मेथड टू रिमूव दीज टू कॉजेज। अब उन्होंने ये रियलाइज किया कि जो अविद्या है और जो अटैचमेंट है, यही दो सोर्स है, यही दो कारण है जिससे ह्यूमन बींग जो है सफर करते हैं। और उन्होंने मेथड बताया जो जिससे हम लोग इस कॉज को, इस पेन से इंसान जो है उभर सकता है, इससे निकल सकता है। सिद्धार्थ देन बिकेम नोन एज द बुद्धा विच मीन्स द इनलाइटेड और अवेकन वन। जब उनको इनलाइटेड मिल गया, तब जो गौतम सिद्धार्थ है उनका नाम क्या पड़ा? बुद्धा, जिसका क्या मतलब होता है? इनलाइटेड और अवेकेंड वन। The Buddha started teaching when he had realized, including the idea of ahimsa, which is generally translated as non-violence but originally means non-hurting and non-injuring. उसके बाद बुद्धा ने अपना टीचिंग, जैसे उनको इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, वो इनलाइटेड हुए, तो उन्होंने अपना टीचिंग स्टार्ट किया, और जो उन्होंने रियलाइज किया था, और उसके बाद उन्होंने अहिंसा का आइडिया दिया। अहिंसा का अगर हम ट्रांसलेट करें तो अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस होता है, बट इसका जो अहिंसा का ओरिजिनली मीन था उनके अकॉर्डिंग, कि आप किसी को हर्ट ना करो, आप किसी को चोट ना पहुंचाओ, इसका मतलब उन्होंने यही अहिंसा का आइडिया दिया था उन्होंने। ही ऑल्सो इंसिस्टेड ऑन अ सिंसियर इनर डिसिप्लिन, द फॉलोइंग सेइंग ऑफ हिज एक्सप्रेस सिंपली। और उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि आप इनर डिसिप्लिन को फॉलो करो। तो ये एक सेइंग, उन्होंने एक सेइंग बोला है जो कि सिंपली एक्सप्रेस करता है उनके बातों को। नॉट बाय वाटर इज मेड प्योर, दो मेनी पीपल में बाथ हेयर इन अ सैक्रेड रिवर, बट वन इज प्योर इन whom ट्रूथ एंड धर्मा डिसाइड। उन्होंने बोला कि आप किसी जो है पवित्र नदी में नहाकर, आपको स्नान करके आप पवित्र नहीं हो जाते हैं। एक इंसान तभी प्योर है जब उसके अंदर ट्रुथ, सत्य और धर्म का वास होता है, तभी वो इंसान प्योर हो सकता है। और सेकंड बोला, कंक्वेरिंग वन सेल्फ इज ग्रेटर देन कंक्वेरिंग 1,000 मैन ऑन द बैटलफील्ड एट 1,000 टाइम्स। उन्हें बोला कि आप हजारों लोगों से जीत जाओ युद्ध के मैदान में, आप हजारों बार जीत जाओ, लेकिन उससे बड़ा क्या है कि आप खुद पे जीत हासिल करो। खुद पे इंसान जीत कैसे हासिल करता है? जब वो ट्रूथ को सपोर्ट करता है, जो सच्चाई को फॉलो करता है, और जब धर्म उसके अंदर वास करता है, तब इंसान खुद के ऊपर विजय पाता है। तो यही उनका सेइंग था, यही वो कहना चाह रहे थे। The Buddha founded the Sangha, a community of bhikshus or monks, and the later bhikshunis or nuns who dedicated themselves to practicing and spreading his teaching. उसके बाद बुद्धा जो है ना, बुद्धा ने संघ बनाया जिसमें भिक्षुज और मॉन्क रहते थे, और फिर नन्स भी बाद में ऐड हुई। जो ये मॉन्क्स और नन थे, उन्होंने अपने सारा लाइफ जो है उनके बुद्धा के टीचिंग को फैलाने में लगा दिया। अब यहाँ पे मॉन्क कौन होते हैं? वैसे मॉन्क्स वैसे लोगों को कहते हैं जो कि अपना जो यूजुअल लाइफ होता है, जो दुनिया का एक यूजुअल लाइफ होता है जिसमें हम लोग रहते हैं, अभी जीते हैं, उस लाइफ को वो छोड़ के वो अपने आप को एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए अपने लाइफ को लगाते हैं, डेडिकेट कर देते हैं, और वो शपथ लेते हैं, अपने आप को कमिट कर देते हैं एक डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए, एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं, उसको मॉन्क्स बोलते हैं। और इसी मॉन्क्स के फीमेल वर्जन को नन्स बोलते हैं, फीमेल्स को नन बोलते हैं। His influence on India and indeed the whole Asia was enormous, as we will discover later. It is still predictable today.
परसेप्टिबल टुडे। और वो जो है उनका जो जो टीचिंग था वो इंडिया में तो इन्फ्लुएंस किया, और ये पूरे एशिया में जो है उनका टीचिंग काफ़ी जो है फैला। और ये हम बाद में भी देखेंगे, जो अभी अभी तक इसको माना जाता है। The Jatka tales, which have delighted generation of Indian children and adults, tell stories of Buddha's former birth and expresses in simple terms of Buddhist value। जो जाटका टेल्स है उसमें ये बताया, जो कुछ स्टोरीज है उसमें ये बताया गया है, माना गया है कि बुद्धा का फिर से रिबर्थ हुआ था, और वो सिंपल टर्म में बुद्धिस्ट वैल्यू को बताते हैं उस स्टोरी के थ्रू। इन अ वेल नोन टेल द बुद्धा वॉज अ किंग ऑफ अ लार्ज ट्रूप ऑफ मंकी। और एक स्टोरी है जिसमें बुद्धा जो है एक किंग रहते हैं, एक मंकी के ट्रूप्स के, वहाँ ग्रुप ऑफ मंकी जो था उसके वो किंग रहते हैं। और वो लोग एक ट्री के किनारे रहते हैं जिसमें बोर फ्रूट, जिसका एक फ्रूट के एक जो फ्रूट रहता है, उस ट्री में एक फ्रूट रहता है जिसका एक अपना एक डिवाइन बहुत अच्छा सा फ्रेगनेंस और टेस्ट होता है। डिस्पाइट द मंकी किंग्स इंस्ट्रक्शन दैट नो फ्रूट शुड एस्केप, वन डे अ राइप फ्रूट फेल इनटू द स्ट्रीम बिलो। यहाँ पे जो बुद्धा जो किंग रहते हैं उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा होता है अपने जो बाकी जो ट्रूप्स होते हैं मंकी के, कि कोई भी जो है इस फल को न ले जा सके इस पेड़ से। और एक दिन जो क्या होता है बाई मिस्टेक, एक पका हुआ जो फल होता है वो स्ट्रीम में गिर जाता है और वो करेंट के साथ बह के चला जाता है, और वो एनी हाउ जो है राजा के महल तक पहुंच जाता है। द किंग वॉज सो इंचेंटेड बाई इट्स टेस्ट दैट ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर टू लोकेट द ट्री इट कम फ्रॉम। अब किंग को इतना अच्छा उसका टेस्ट लगता है कि उन्होंने अपने सोल्जर को ऑर्डर करते कि जाओ पता करो कि ये ट्री कहाँ है जिससे ये फल आया है। आफ्टर ए लॉन्ग सर्च दे फाउंड द ट्री एंड द मंकी इंजॉइंग द फ्रूट ट्रीज फ्रूट्स। और जो उनके सोल्जर होते हैं वो बहुत खोजते हैं, फिर उनको फाइनली वो ट्री मिल जाता है, और वो देखते हैं कि मंकी वहां पे खेल रहे होते हैं। बट सोल्जर को ऐसा ऑर्डर मिला था कि तुमको वो पेड़ वो करना है, पता करना है कहाँ पे है। द सोल्जर अटैक द, इसलिए सोल्जर वहां पे मंकी को अटैक कर देते हैं। द ओनली वे फॉर द किंग टू सेव द मंकीज वॉज टू हेल्प देम क्रॉस द स्ट्रीम, बट दे कुड नॉट डू सो ऑन देयर ओन। अब जो मंकी किंग जो बुद्धा होते हैं उनके पास एक ही ऑप्शन है ताकि वो मंकी को सेव कर सके, कि वो जो मंकी है सारे वो स्ट्रीम को क्रॉस कर सके। और वो जो ट्रूप्स, वो जो अदर मंकी थे वो खुद से तो ये काम कर नहीं सकते थे अकेले। बीइंग मच लार्जर देन देम द मंकी किंग caught hold of a tree on the other bank and let them use his body as a bridge to cross the stream, although he was severely bruised in the process and eventually died। अब जो यहाँ पे किंग मंकी होते हैं जो बुद्धा होते हैं उनका साइज जो होता है बड़ा होता है, जो अदर मंकी ट्रूप्स होते हैं, जो ट्रूप ऑफ मंकी होता है, तो वो जो है ना अपने आप वो खुद लेट जाते हैं ताकि जो वो अदर मंकी है उनके बॉडी का सहारा लेके एज अ ब्रिज यूज करके वो जो है स्ट्रीम को क्रॉस कर जाए। अब इस प्रोसेस में जो काफी जो इंजर्ड, काफी वो घायल हो जाते हैं और लास्ट में वो मर जाते हैं। अब जो किंग होता है जो कि बहुत दूर से उसको देख रहा होता है, वॉज ग्रेटली मूव्ड बाय द मंकीज selfless sacrifice, he thought about the role of king with the respect of his subject। अब जो किंग होता है वो दूर से देखता है और वो बहुत मतलब एक तरह से हिल जाता है देख के कि काइंड ऑफ कितना ये सेल्फलेस सेक्रीफाइस किया एक मंकी किंग ने। और तब से उसको समझ में आता है कि एक किंग का रोल क्या होता है, कि आप अपने सब्जेक्ट का रिस्पेक्ट करो, आप अपने जो पीपल है अपने सिटीजन का के प्रति उसका क्या रोल होता है, वहां से किंग को समझ में आता है ये बात। A Jain story. Rohingya was an extraordinarily skilled burglar who evaded all attempts to catch him। रोहिन्या जो कि यहाँ पे एक बहुत ही स्किल्ड चोर है, और वो मतलब जितने भी लोग उसको अटेम्प्ट करते हैं पकड़ने के वो सबसे बच निकलता है। एक बार क्या हुआ, वो सिटी जा रहा था और वो एक्सीडेंटली जो है कुछ लाइन सुन लेता है जो कि महावीर अपने सरमन में बता रहे होते हैं कि कैसे आप मोक्ष की प्राप्त कर सकते हैं, एक ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ इग्नोरेंस से आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं। रीचिंग द सिटी रोहिन्या वॉज रिकॉग्नाइज एंड अरेस्टेड। और वो जब शहर पहुंचता है तब रोहिन्या को लोग पहचान जाते हैं, उसको फिर अरेस्ट कर लेते हैं। बट वो दिखाता है कि वो एक सिंपल फार्मर है। अ मिनिस्टर डिवाइज्ड अ क्लेवर प्लान टू फोर्स हिम टू कन्फेस हिज आइडेंटिटी, बट रोहिन्या रिमेम्बरिंग महावीर्स वर्ड्स was able to detect the minister's plan and defeat him। बट एक जो मिनिस्टर होता है वो एक प्लान बनाता है कि हम रोहिन्या को कैसे उसकी आइडेंटिटी बताने के लिए उसको कन्फेस कर सकते हैं, उसको मजबूर कर सकते हैं कि उसको बताना ही पड़ेगा। बट रोहिन्या को जो है महावीर का कुछ वर्ड्स याद रहता है और वो जो है मिनिस्टर का प्लान जो है पहले डिटेक्ट कर लेता है, और फिर वो मिनिस्टर जो होता है उसमें वो उसको चोर साबित नहीं कर पाता है, तो रोहिन्या तो वहां से बच के निकल जाता है।
फिर बाद में क्या होता है, उसको बहुत गिल्ट फील होता है। द रोहिन्या अप्रोच्ड महावीरा कॉन्फेस्ड हिज क्राइम्स, रिटर्न द स्टोलन ट्रेजर एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस। और फिर जब वो रोहिन्या को बहुत गिल्ट फील होता है, उसके बाद रोहिन्या और महावीर के पास जाते हैं और फिर वो जितने भी क्राइम किए हुए रहते हैं उस सबको कॉन्फेस कर लेते हैं वहाँ पे। और जितने भी उन्होंने उनके पास चुराया हुआ धन था वो सब महावीर को वो रिटर्न कर देते हैं और फिर वो क्षमा मांगते हैं उनसे। और उसके बाद वो एक मॉन्क हो जाते हैं और वो रियलाइज करते हैं कि वो किस इल्यूजन में जी रहे थे, और उसके बाद वो हायर नॉलेज एक्वायर करने के लिए फोकस करते हैं। तो ये स्टोरी क्या इलिस्ट्रेट कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है यहाँ पे? दो चीज, द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट एक्शन एंड राइट थिंकिंग। आपका सही सोच और आपका जो सही कर्म है वो उसका इंपॉर्टेंस बता रहा है। एंड ऑल्सो इलिस्ट्रेट दैट फैक्ट दैट एवरीवन शुड हैव सेकंड चांस, और सभी लोगों को सेकंड चांस मिलना चाहिए, क्योंकि सब लोग गलती करते हैं। फिर अगर वो सेकंड टाइम में वो अगर अच्छा बनना चाहते हैं, वो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, तो उन सभी को सेकंड चांस मिलना चाहिए। आप इस स्टोन पैनल को देखो, ये कुछ 1800 साल पहले का है, जिसमें बुद्धा टीचिंग कर रहे हैं, बुद्धा कुछ बता रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। ये पैनल जो है इसमें क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम लोग? डिस्कस द वे बुद्धा इज डिपिक्टेड इन द एवर पैनल। जो ऊपर में जो पैनल देखे उसमें क्या था, बुद्धा के अराउंड जो है मॉन्क्स थे और अदर लिसनर थे जो कि उनको बहुत केयरफुली सुन रहे थे। और उसमें क्या दिखाया गया है पिक्चर्स में कि बुद्धा जो है लोगों को गाइड कर रहे हैं, अपना विजडम जो है उसको शेयर कर रहे हैं। और इस पैनल का मेन आइडिया क्या है, यहाँ पे बुद्धा को एज अ टीचर, एज अ गाइड दिखाया गया है, और बुद्धा का जो है एक काम और पीसफुल नेचर दिखाया गया, और कैसे लोग जो है इनको रिस्पेक्टफुली सुन रहे हैं। The second question is, can you name some states of India or some other countries where Buddhism is a major religion even today? तो अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया में लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र, यहाँ पे बुद्धिज्म के बहुत सारे फॉलोअर आपको देखने को मिल जाएंगे। और आउट ऑफ द कंट्री जो है इन श्रीलंका, थाईलैंड, चाइना, नेपाल, जापान, म्यांमार, भूटान, ये सब जो कंट्री है वहाँ पे बुद्धिज्म अभी भी बुद्धिज्म रिलीजन पाया जाता है। नाउ जैनिज्म। Jainism is another important school of thought that became widespread at that time, although its roots are said to be much more ancient. अभी हम लोगों ने बुद्धिज्म के बारे में देखा, वैसे ही जैनिज्म जो है एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो कि उस टाइम बहुत फैला, और इसका रूट बताया जाता है कि ये भी बहुत ही प्राचीन है। जस्ट लाइक सिद्धार्थ गौतम, प्रिंस वर्धमान वॉज बोर्न इनटू रॉयल फैमिली इन द अर्ली 6th century BCE। जैसे हम लोग सिद्धार्थ गौतम के बारे में देखा कि उनका भी जन्म एक रॉयल फैमिली में हुआ था, वैसे ही जो प्रिंस वर्धमान थे वो भी एक रॉयल फैमिली में उनका जन्म होता है अर्ली 6th century BCE में। और उनका बर्थ प्लेस जो है वैशाली के नियर किसी सिटी में होता है जो कि अभी मॉडर्न डे बिहार में है। At the age of 30, he decided to leave his home and go in search of spiritual knowledge. और वो 30 की एज में वो डिसाइड करते हैं कि वो अपना घर को छोड़ देंगे और वो स्पिरिचुअल नॉलेज के सर्च में चले जाएंगे घर से। और उन्होंने एक एस्थेटिक और डिसिप्लिन लाइफ को प्रैक्टिस किया 12 साल तक, एंड आफ्टर 12 years अचीव्ड इनफाइनाइट नॉलेज और सुप्रीम विजडम। और 12 साल के बाद उनको कड़ी तपस्या करने के बाद, एक डिसिप्लिन लाइफ जीने के बाद उनको इनफाइनाइट नॉलेज मिलता है जिसको सुप्रीम विजडम भी बोलते हैं। और उसके बाद से ही बिकेम known as Mahavira or great hero and started preaching what he had realized। और उस सुपर विजडम को मिलने के बाद उनको महावीरा के नाम से जाना गया और ग्रेट हीरो। और उसके बाद उन्होंने जो रियलाइज किया उसके बाद वो टीच करना स्टार्ट करते, लोगों को प्रीच करना स्टार्ट कर देते हैं। Don't miss out. The word Jain or Jaina comes from Jina, meaning conqueror. This does not refer to the conquest of territory or enemies, but to the conquest of ignorance and attachment as to reach enlightenment। ये जो वर्ड जैना है ये कहाँ से आया है? जीन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है कॉन्क्वेर, जीत हासिल करना। यहाँ पे जीत किसी टेरिटरी या एनिमी पे हासिल नहीं करना है, इसका मतलब जीत आपको हासिल करना है इग्नोरेंस पे और अटैचमेंट से, जो कि हम लोगों ने देखा ना बुद्धिज्म वाले में कि इग्नोरेंस और अटैचमेंट ही हमारे लाइफ के सफरिंग और पेन का मेन कारण है। इसलिए इग्नोरेंस और अटैचमेंट पे ही हमको जीत हासिल करना है ताकि हमको इनलाइटमेंट प्राप्त हो सके। जैन टीचिंग इंक्लूड अहिंसा, अनेकांतवादा एंड अपरिग्रह। जैन टीचिंग में क्या क्या आता है? अहिंसा आता है, अनेकांतवाद आता है और अपरिग्रह आता है। These ideas shared to a large extent with Buddhism and the Vedantic school of thought are central
और टू इंडियन कल्चर। और ये जो हम लोग ने अहिंसा कहाँ देखा था, बुद्धिज्म में भी देखा था, और वेदांतिक स्कूल थॉट से भी कुछ इसका जो आइडिया है वो मिलता जुलता है काफी हद तक, जो कि इंडियन कल्चर का मेन सेंटर भी आप बोल सकते हो। और यहाँ पे एक महावीरा कुछ लाइंस बोलते हैं, ऑल ब्रीथिंग, एग्जिस्टिंग, लिविंग, सेंटिएंट creatures should not be slain, not treated with violence, not abused, not tormented, not driven away। इसका क्या मतलब है, जितने भी क्रिएचर जो सांस लेते हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं, जो फील कर सकते हैं, सेनियंट क्रिएचर, उनको हम लोग को नहीं मारना चाहिए, और ना ही हमको उन लोगों पे फिजिकल वायलेंस करना चाहिए। नॉट अम्यूज मीन्स उन लोगों के साथ हमको मिसट्रीट नहीं करना चाहिए, उन लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। नॉट टॉर्मेंटेड मतलब हम लोग को उनको सफ़र नहीं करना चाहिए, पेन नहीं देना चाहिए। और नॉट ड्रेवन अवे मतलब हम लोग को उनको बिना मतलब का डिस्टर्ब, या होता है ना अननेसेसरी किसी जीव को उसकी जगह से हटा देना, ये सब काम हम लोग को नहीं करना चाहिए। इसका मेन आइडिया क्या है इस लाइंस का, कि हम लोग को जितने भी लिविंग फॉर्म्स है अर्थ पे सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो या फिर स्मॉल क्रिएचर ही क्यों ना हो। तो ये हमको मैसेज देता है नॉन वायलेंस का, पीस एंड हार्मोनी का, और रिस्पेक्ट फॉर ऑल लाइफ, जितने भी लाइफ फॉर्म्स है अर्थ पे सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, और सबके साथ काइंडनेस और केयर के साथ हम लोग को रहना चाहिए। अब यहाँ पे दो वर्ड हम लोग ने देखा था, अनेकवाद, उसका मतलब क्या होता है। अनेकांतवाद मीन्स नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट और परस्पेक्टिव, दैट इज द ट्रूथ हैज मेनी एस्पेक्ट एंड कैन नॉट बी फुल्ली डिस्क्राइब्ड बाय सिंगल स्टेटमेंट। अनेकांतवाद का मतलब होता है जो ट्रुथ है उसको हम एक तरह से नहीं बता सकते हैं, किसी सिंगल स्टेटमेंट से हम लोग ट्रुथ को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। ट्रुथ को डिस्क्राइब करने के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, मेनी बहुत सारे तरह से हम लोग ट्रुथ को बता सकते हैं। अब परिगृह मीन्स नॉन पोजिशन एंड एडवाइस डी अटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल पोजिशन, लिमिटिंग वन सेल्फ टू वॉट इज ट्रूली नेसेसरी इन लाइफ। अब परिगृह मतलब होता है नॉन पोजीशन, ये एडवाइस करता है कि लोगों को जितना भी मटेरियल पोजीशन हो गया, मटेरियल पोजीशन में क्या, कार, बंगला, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, इस सब से लोगों को डी अटैच रहना चाहिए और अपने आप को लिमिट कर देना चाहिए। जो जितनी चीज़ हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी है, जैसे फूड, बेसिक क्लोथिंग और घर, बस उसी में अपने आप को लिमिट करके रखना चाहिए। Jainism also insists on the interconnectedness and interdependence of all creatures from humans to invisible organisms, as they support each other and cannot live without each other। अब जो जैनिज्म है वो बार बार बताते हैं कि सारे जितने भी क्रिएचर है अर्थ पे सब एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मतलब जितने भी ह्यूमन से लेके जो इन विजिबल ऑर्गेनिज्म हो गए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। Scientists studying nature, flora and fauna have again and again confirmed this deep truth। और साइंटिस्ट जो नेचर बताते हैं फ्लोरा फौना का, उसमें बार बार ये कन्फर्म करते हैं कि सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंस है। लेट्स एक्सप्लोर। ऑब्जर्व द एवर पैनल फ्रॉम अ जैन टेम्पल इन न्यू दिल्ली। ये एक जैन टेम्पल से लिया गया है पिक्चर, जो कि न्यू दिल्ली में है। व्हाट इज स्ट्राइकिंग अबाउट, व्हाट मैसेज डज इट कैरी। इस फिगर को देखो और ये फिगर क्या हम लोग को मैसेज देना चाह रहा है। यहाँ पे एक लाइन है, एक काऊ है जो कि नेचुरली एक दूसरे की एनिमी है, बट यहाँ पे दिखाया गया कितने पीसफुली वो एक ही बकेट से एक ही जो बॉल है उससे खाना या पानी पी रहे हैं। और देखो यहाँ पे जो काऊ का बेबी है वो इधर लाइन 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 इसको फीड करवा रहा है, और यहाँ पे लायन है काऊ के पास, और लोग इतने पीसफुली यहाँ पे रह सकते हैं। और यहाँ पे अदर जो पक्षी सब है वो सब भी कितने पीसफुली रह रहे हैं। यहाँ पे नॉन वायलेंस को दिखाया गया है, और कैसे जो है एक दूसरे के लाइफ फॉर्म्स को यहाँ पे एनिमल रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और ये दिखा रहा है कि हम लोग के जितने भी लाइफ फॉर्म्स है अर्थ पे, वो सब काइंडनेस डिजर्व करते हैं, केयर डिजर्व करते हैं। हम लोग बहुत ही पीस और हार्मोनी के साथ रह सकते हैं। तो ये पीस और हार्मोनी का मैसेज दे रहा है। Think about it. In both Buddhism and Jainism, ahimsa means much more than refraining from physical violence against a person or an animal। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों में अहिंसा का मतलब फिजिकल वायलेंस को करने से, खुद को रोकने से ज़्यादा इसका मतलब ऐसा नहीं है बस फिजिकल वायलेंस को ही अहिंसा बोलते हैं। इट ऑल्सो मीन्स रिफ्रेनिंग फ्रॉम वायलेंस इन थॉट, खुद को रोकना। जो हम थॉट में वायलेंस करते हैं उस थॉट में भी हमको वायलेंस नहीं करना। जैसे कि इल फीलिंग्स होता है, किसी के प्रति कुछ बुरा सोचते हैं हम, वो भी हमको नहीं सोचना। यहाँ पे अहिंसा का मतलब है जो इल फीलिंग्स होता है वैसे फीलिंग्स भी हमको अपने अंदर नहीं लाना है। इफ़ वी ऑब्जर्व ourselves carefully, we may notice such negative thought and learn to turn them into positive ones।
अगर हम खुद को ऑब्जर्व करेंगे बहुत केयरफुली तो हम नोटिस करेंगे कि वैसा नेगेटिव थॉट हमारे अंदर भी है, और हमको ये सीखना है कैसे उस नेगेटिव थॉट को हम लोग को पॉजिटिव लाना है। और कभी कभी क्या होता है, ये नेगेटिव थॉट जो है हम लोग खुद के लिए भी रखते हैं। In both Buddhism and Jainism, monks and sometimes nuns too began traveling across the land to spread their respective teaching far and wide. बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों में है मॉन्क्स, और साथ में कभी कभी नन्स भी है जो ट्रैवल करते थे, ताकि वो जो है अपने टीचिंग को बहुत दूर दूर तक फैला सके, बहुत दूर तक फैला सके। सम ऑफ देम क्रिएटेड न्यू मोनेस्ट्रीज इन फार अवे प्लेसेस वाइल अदर्स लिड एसेटिक लाइफ्स इन केव्स कट इन द रॉक। और कुछ जो है बहुत दूर प्लेस जहाँ वो जाते थे अपने टीचिंग को फैलाने, वहाँ पे उन्होंने नया मोनेस्ट्रीज बनाया, और कुछ जो है अपना एसेटिक लाइफ जीना स्टार्ट कर दिए कैव्स कट इन द रॉक, रॉक में जो कैव्स होता है उसमें। Archaeological findings have revealed many traces of those monasteries, sometimes even the name of the monks who lived in the rock-cut caves and slept on the stone beds. अब बहुत सारे ऐसे ट्रेसेस मिले आर्कियोलॉजिकल को उस मोनास्ट्रीज का, जिसमें जो है मॉन्क्स का नाम लिखा हुआ रहता था उस रॉक कट केव्स में, और वो जो है स्टोन बेड्स, जो पत्थर के जो बेड्स बना के उसी केव्स में वो लोग सोते भी थे। इसके बहुत सारे ट्रेसेस उन लोग को मिला है। थिंक अबाउट इट। Think about it. In English, Hinduism, Buddhism, Jainism, and Sikhism are often labeled religion. You may notice that we have avoided this term, preferring school of thought, and later in this chapter, belief system. इंग्लिश में हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जितने भी ये सब स्कूल ऑफ थॉट है, इसको हम लोग रिलीजन नाम से रिलीजन बोलते हैं। हिंदू रिलीजन, बुद्धिज्म रिलीजन से है। बट इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने रिलीजन वर्ड को अवॉइड किया है, और उसकी जगह पे हम लोगों ने स्कूल ऑफ थॉट वर्ड यूज़ किया है, और आने वाले चैप्टर्स में हम लोगों ने रिलीजन की जगह पे बिलीफ सिस्टम वर्ड यूज़ किया है। दिस इज़ बिकॉज दे आर मेनी एस्पेक्ट्स टू दोज स्कूल एंड सिस्टम। ऐसा इसलिए कि स्कूल एंड इस जो ये स्कूल है और सिस्टम है, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, रिलीजियस एस्पेक्ट, इथिकल एस्पेक्ट्स, एंड ऐसे ही सोशल एस्पेक्ट एंड एन a few. Many scholars agree that the word religion is too limiting in the context of Indian civilization. और बहुत सारे स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि रिलीजन वर्ड जो है ना बहुत लिमिटिंग है इंडियन सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। जो रिलीजन वर्ड है बहुत लिमिटिंग है, इसी की वजह से इसके जगह पे हम लोगों ने वर्ड यूज़ किया स्कूल ऑफ थॉट और बिलीफ सिस्टम। देर वेर येट अदर स्कूल ऑफ थॉट एट दैट टाइम। और भी स्कूल ऑफ थॉट थे उस टाइम में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ देम नोन एज चरवका स्कूल, sometimes also Lokyata, believed that this material world is the only thing that exists and therefore there can be no life after death. एक स्कूल ऑफ थॉट थे चरवका, वो उनका ऐसा मानना था जो मटेरियल वर्ल्ड जिसमें अभी रह रहे हैं बस वही एग्जिस्ट करता है, ये जो लाइफ आफ्टर डेथ का ऐसा मानना है उनके अकॉर्डिंग, इस स्कूल के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं होता, कोई लाइफ आफ्टर डेथ नहीं होता है। दिस स्कूल डज नॉट सीम टू हैव गेन मच पॉपुलैरिटी एंड इट डिसअपियर्ड विद टाइम। और ये जो स्कूल है चरवका, ये जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसको नहीं मिला, और ये समय के साथ जो है डिसअपियर हो गया, विलुप्त हो गया। We mention it to show that there was a wide diversity of intellectual or spiritual belief system. People were free to choose what suited them. हम लोगों ने इतने सारे जो बिलीफ सिस्टम को क्यों दिखाया है, जैनिज्म, बुद्धिज्म और वेद और ये चरवका, ताकि इतने सारे उस टाइम में डाइवर्सिटी थे बिलीफ सिस्टम के, और लोग फ्री थे, जो भी उनको सूट करता था, जो भी उनका मन मानता था, वो उस अकॉर्डिंग अपना जो है स्कूल ऑफ थॉट को वो लोग क्या करते थे, चूज कर लेते थे। Although the Vedic, Buddhist, and Jain school had had important differences, they also shared some common concepts such as dharma, karma, rebirth, the search for an end to suffering and ignorance, and many important values. This is the trunk of the tree we started this chapter with. हालांकि जो वेदिक है, बुद्धिस्ट, जैन स्कूल, ये सबका एक सब में आपस में एक डिफरेंसेस भी है, बट ये लोग जो है वो कॉमन कॉन्सेप्ट को शेयर करते हैं, जैसे कि धर्मा, कर्मा, रीबर्थ, ये सारे में मेंशन है, सफरिंग और इग्नोरेंस का एंड कैसे होगा, और कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ के बारे में। और जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात किया ना ट्रंक ऑफ द ट्री, तो यही जो कॉमन कंसेप्ट है यहाँ पे, ट्रंक है ट्री का, और जो डिफरेंट ब्रांचेज जो ट्री से जो निकले हुए रहते हैं, जो डिफरेंट ब्रांचेज रहते हैं, यहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट जो है ब्रांचेज हैं। फोक और ट्राइबल रूट्स। The cultural roots we have seen so far are well documented in many texts. India also had rich
oral tradition that is teaching or practice transmitted through everyday practices without written texts. This is the case of Vedas. जो कल्चर रूट्स हम लोगों ने देखा था अभी बहुत सारा, जैसे कि जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया और चरवाका, ये सब तो बहुत सारे टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है। बट इंडिया के पास अपना जो है ओरल ट्रेडिशन भी रहा है। हम लोगों ने पढ़ा ना, जो वर्बली पास होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, वो जो ओरल ट्रेडिशन में जो टीचिंग होते हैं, जो प्रैक्टिस होते हैं, वो एवरीडे प्रैक्टिस से भी ट्रांसफर होता है और वो सब रिटर्न नहीं होता। जैसे कि वेदास के केस में हम लोगों ने देखा कि कैसे लोग बहुत हार्ड प्रैक्टिसेस से वेदास में जो लिखा हुआ रहता था वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो पास करते थे। Among them are numerous folk tradition that is transmitted by common people। और बहुत सारे जो फोक ट्रेडिशन है वो कॉमन लोग के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, और ट्राइबल ट्रेडिशन जो है वो ट्राइब्स के द्वारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर किया जाता है। नाउ व्हाट इज अ ट्राइब? ट्राइब क्या है? There are many definitions for this social entity. Today, anthropologists usually considered a tribe to be a group of families or clans sharing a tradition of common descent, a culture, and a language, living as a close-knit community under a chief holding no private property। ट्राइब का जो ये है ना बहुत सारा डिफिनेशन है, बट अभी के टाइम में जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन लोग होते हैं, जो सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो है ट्राइब एक ग्रुप है, लोगों के फैमिलीज का ग्रुप है जो जिनका एक कॉमन वंशज रहा है, एक ही वंश से वो सब बिलोंग करते हैं और वो सेम कल्चर लैंग्वेज ये सब शेयर करते हैं और वो काफ़ी मिलजुल के रहते हैं एक कम्युनिटी में, और उनका एक चीफ होता है। और जो ये ट्राइब होते हैं उनके पास कोई जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता है। Interestingly, ancient India did not have a word for a tribe. Tribes were just different janas that lived in a specific environment such as forest and the mountain. देखो, जब एंशियंट इंडिया, जब हम लोगों ने वेद का बात किया था, जब सब सिंधवा रीजन का जब हम थे, उस टाइम में कोई एक ट्राइब वर्ड था ही नहीं। उस टाइम जो है ट्राइब ही जो लोग थे वो एक डिफरेंट जना में ही थे, जो कि एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में रहते थे, जैसे फॉरेस्ट में, माउंटेन भी, तो वो भी एक काइंड के जना ही थे, वो लोग ट्राइब नहीं थे। तो ये ट्राइब वर्ड आया कहाँ से? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसने ही ये ट्राइब वर्ड निकाला, उसमें ही ट्राइब वर्ड लिखा हुआ है। The Constitution of India uses the term tribes and tribal communities in English and जनजाति in हिंदी। जनजाति हिंदी में वर्ड यूज़ किया जाता है और ट्राइबल कम्युनिटी और ट्राइब्स हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, और ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। According to official figures, in 2011, India had 705 tribes spread over most states, amounting to a population of about 104 million people, more than population of Australia and the United Kingdom together। ऑफिशियल फिगर को अगर देखा जाए 2011 में, तो इंडिया में जो है, इंडिया के पास 705 ट्राइब्स है जो कि बहुत सारे स्टेट में स्प्रेड है, फैला हुआ है, जिसका टोटल पॉपुलेशन जो है 104 मिलियन पीपल है। और जो कि अगर कंबाइंडली देखें तो ये जो ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम का जो पॉपुलेशन है उससे भी ज़्यादा है। In the 19th century, anthropologists studying tribes often described them as primitive or inferior to civilized people. With deeper studies of tribal communities and their rich and complex culture, such a biased judgments have been mostly abandoned। जो 19th सेंचुरी में जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उन्होंने ट्राइब को जब स्टडी किया तो उन्होंने उनको ट्राइब को जो है प्रिमिटिव बोला, इन्फीरियर मतलब कि लो डेवलप्ड बोला, इन कंपैरिजन टू जो सिटी के पीपल थे उनके कंपेरिजन में इनको इन्फीरियर बोला सिविलाइज्ड पीपल के कंपेरिजन में। फिर बाद में लेकिन जो है इस वर्ड को हटा दिया गया, क्योंकि ये जो है एक बायस जजमेंट था, और जो ट्राइबल कम्युनिटी होता है उसके पास भी रिच और कॉम्प्लेक्स एक तरह से हेरिटेज है, उनका भी एक अपना कल्चर है, इसी वजह से इस वर्ड को हटा दिया गया। There has been a constant interaction between folk and tribal tradition and the leading school of thought such as those mentioned in this chapter। अब ये constant interaction होते रहा है लोगों के बीच में और ट्राइबल ट्रेडिशन के बीच में, और भी स्कूल ऑफ थॉट जो हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा है, जैनिज्म, बुद्धिज्म। अब ये कैसे जो constant interaction हुआ लोगों के बीच में और ट्राइब्स के बीच में, डिटीज, कॉन्सेप्ट, लीजेंड्स एंड रिचुअल्स हैव बीन फ्रीली एक्सचेंज इन बोथ डायरेक्शन। जो डिटीज थे उनका कॉन्सेप्ट था, और जो लीजेंड्स और उनका जो रिचुअल्स है ट्राइबल ट्रेडिशन का और नॉर्मल लोगों का, वो आपस में फ्रीली एक्सचेंज हुए। For instance, according to tradition, Jagannath worshipped at Puri, Odisha, was originally a tribal deity। एग्जाम्पल में देखे जाए तो जो लॉर्ड जगन्नाथ जो कि पुरी में है, हम हिंदुइज्म में इनका पूजा किया जाता है, बट ओरिजिनली जो है ये लॉर्ड जगन्नाथ है, ये एक ट्राइबल डिटी है। और जो बहुत सारे जो मदर गॉडेस है इंडिया में जिनका पूजा होता है, वो भी क्या है, एक ट्राइबल डिटी है।
Some tribes, on the other hand, adopted Hindu deities long ago and possessed their own version of Mahabharata and the Ramayana. This has been well documented from India's northeastern state all the way to Tamil Nadu. कुछ ऐसे भी ट्राइब्स हुए जो कि हिंदू डिटीज को बहुत पहले ही उन्होंने लोगों ने अडॉप्ट किया था, और जैसे कि महाभारत और रामायण हिंदू में है, तो उन लोग के पास जो ट्राइबल लोग हैं उनके पास उनका एक अपना वर्जन है महाभारत और रामायण का। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से लेकर तमिलनाडु तक जो है रामायण और महाभारत जो है लिखा गया है उनके अपने वर्जन में। How have such interaction taken place for so long and so naturally? It is in the end because folk, tribal and Hindus belief system have many similar concept. अब जो ये इंटरेक्शन है फोक्स और ट्राइब्स के बीच में, ये इतना लंबा समय तक कैसे हुआ और इतना नेचुरली कैसे हुआ? इसका रीज़न है कि जो फोक, ट्राइबल और हिंदू बिलीफ सिस्टम है इनमें बहुत सारे जो है सिमिलर कॉन्सेप्ट है, मिले जुला जो है कॉन्सेप्ट होता है वो है। फॉर इंस्टेंस इन ऑल थ्री एलिमेंट्स ऑफ नेचर सच एज माउंटेन, रिवर्स, trees, plants and animals, and some stones too are regarded as sacred because there is a consciousness behind all of them. अब ये तीनों हैं, फॉक्स जो नॉर्मल लोग हैं, पीपल है, और ट्राइबल और हिंदू बिलीफ सिस्टम में जो नेचर के एलिमेंट्स हो गए जैसे कि माउंटेन, रिवर, ट्रीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इस इवन स्टोन को भी, इस सबको वो लोग पवित्र मानते हैं, सैक्रेड मानते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इन सब में एक सेंस होता है, इन सब में एक जान होता है, तो इसीलिए वो लोग जो है इनको पवित्र मानते हैं। Indeed, tribes generally worship many deities associated with those natural एलिमेंट्स। और रियलिटी में देखा जाए तो ट्राइबल जो पीपल जो ट्राइब्स होते हैं वो बहुत सारे गॉड गॉडेस जो इन नेचुरल डिटी एलिमेंट से एसोसिएटेड है, जुड़े हुए हैं, उन सबका वो पूजा करते हैं। फॉर द टोडा ट्राइबल्स ऑफ द नीलगिरीज ऑफ तमिलनाडु फॉर इंस्टेंस, वन ऑफ देम इज पिक्चर इन द इमेज ऑन द राइट। अब जो टोडा ट्राइबल है तमिलनाडु के नीलगिरी में, एक पिक्चर दिया हुआ एक टोडा पीपल का, ट्राइबल पीपल का, वो ऐसा मानते हैं कि जो माउंटेन रेंज है उन जो 30 पीक्स है उनको वो लोग बहुत सैक्रेड मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि वहाँ पे गॉड और गॉडेस रहते हैं, तो इसलिए उनका ऐसा मानना है कि वहाँ पे अगर आप फिंगर भी अगर कर दे रहे हो, फिंगर भी पॉइंट कर दे रहे हो, तो उनका डिसरिस्पेक्ट करना हुआ उनके डिटी का, तो इसलिए वो अवॉइड करते हैं इन सब चीज़ों को। But despite this multiplicity of deities, as with Hinduism, many tribal groups have a concept of a higher divinity or a supreme being. अब हम लोगों ने देखा कि हिंदुइज्म में और ट्राइब्स में बहुत सारे गॉड गॉडेस मतलब डिटीज का पूजा किया जाता है, बट एक कॉन्सेप्ट है हायर डिविनिटी का और एक सुप्रीम बीइंग का, कि एक सुप्रीम गॉड होता है अल्टीमेटली। फॉर एग्जाम्पल, सेवरल ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश वर्शिप डॉन्यू पोलो। अब जो है बहुत सारे ट्राइब्स जो है अरुणाचल प्रदेश का वो डॉन्यू पोलो को पूजा करते हैं। अब डॉन्यू पोलो क्या है? एक कंबाइंड फॉर्म है सन और मून का, जिसका मतलब होता है जिनको वो लोग एक सुप्रीम गॉड मानते हैं। दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ गॉड खांडोबा इन द पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। अब सेंट्रल इंडिया में जो लोग हैं वो गॉड खांडोबा को सुप्रीम गॉड मानते हैं। इन ईस्टर्न इंडिया द मुंडा एंड संथाल ट्राइब्स अमॉन्ग अदर्स वर्शिप सिंह बोंगा, अ सुप्रीम डिटी हु क्रिएटेड दिस होल वर्ल्ड। अब ईस्टर्न इंडिया में जब आप जाओगे तो वहाँ पे मुंडा और संथाल ट्राइब रहते हैं, वो लोग सिंह बोंगा का पूजा करते हैं, और उनमें जो सिंह बोंगा जो गॉड है उनको वो लोग सुप्रीम डिटी मानते हैं। उनका ऐसा मानना है कि ये जो गॉड है सिंह बोंगा इन्होंने ही वर्ल्ड को बनाया है। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे एक कोट है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एंड्रे बैटेली समड अप दिस सिचुएशन इन दिस वर्ड्स, the thousands of castes and tribes on the Indian subcontinent have influenced each other in their religious beliefs and practices since the beginning of history and before. बहुत सारे कास्ट और ट्राइब से, थाउजेंड में कास्ट और ट्राइब से इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने रिलीजियस बिलीफ से, प्रैक्टिस से। ऐसा नहीं कि अभी से ये लोग मतलब बहुत कम टाइम से ये लोग इन्फ्लुएंस कर, ये लोग बहुत टाइम से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जब से हिस्ट्री स्टार्ट हुआ, इवन बोले तो जब से हिस्ट्री स्टार्ट हुआ उससे भी पहले से ये लोग आपस एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दैट इज द ट्राइबल रिलीजन हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदुइज्म इज वाइडली एक्सेप्टेड। जो ट्राइबल रिलीजन है वो हिंदुइज्म से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इस बात को तो एक्सेप्ट किया जाता है, बट इसका वाइस वर्सा भी है। बट इट इज़ एक्चुअली ट्रू दैट हिंदुइज्म नॉट ओनली इन इट्स फॉर्मेटिव फेज बट थ्रू आउट इट्स इवोल्यूशन हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्राइबल रिलीजन। बट ये भी ट्रू है जो हिंदुइज्म है वो भी ट्राइबल रिलीजन से जो है इन्फ्लुएंस हुआ है। ऐसा नहीं कि ये बस इनिशियल फेज में इन्फ्लुएंस हुआ है, थ्रू आउट इट्स इवोल्यूशन, जब तक ये इवॉल्व करते रहा है तब तक ये जो है इन्फ्लुएंस होते रहा है। तो इसी कोट के साथ हमारा जो है चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैप्टर।